आरोही, अभी भी तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। विद्युत की बात सुनकर आरोही ने हाँ में सर हिलाया। विद्युत फिर वहां से चला गया। आरोही अब अकेले डिप्रेस फील कर रही थी, इसलिए उसने उस रूम में रखी काफी एक्सपेंसिव वाइन की बोतल को खाली कर दिया, पर वो इतनी वाइन को पीना सह नहीं पाए और उल्टियां करने लगी। उस कमरे में विद्युत ने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, इसलिए वो आरोही की हालत देखकर एक फीमेल को उसके रूम में भेजा। उसने आरोही की मदद की और उसे हिप्नोटाइज करके सुला दिया। उसे क्या हुआ है? क्या मुझे डॉक्टर बुलाना चाहिए? आरोही के सोते ही विद्युत ने रूम में आकर उस लड़की से पूछा। मिस्टर, मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट हैं। इतना सुनते ही विद्युत ने मन ही मन अद्विजय को गालियां निकाली और फिर उसने सोचा कि वो कैसे भी करके आरोही का एबॉर्शन कराएगा, उसे पता लगे बगैर। कुछ महीने के बाद आरोही और अद्विजय का अब तलाक हो चुका था। फिर भी आरोही अद्विजय और अपने दोस्तों से जुड़ी खबरों पर ध्यान देती थी। एक दिन विद्युत ने कुछ सबूत के साथ आरोही को बताया कि आज विजय ने उसके भाई गोलू को अच्छे स्कूल से निकलवाकर उसे अंग बेचने वाले लोगों के हवाले कर दिया था। उसने अपने माफिया वर्ल्ड के कनेक्शन का यूज करके आरोही के भाई की जिंदगी को नर्क बनाने का फैसला लिया था। साथ ही उसकी मां को पागल खाने भेज दिया गया था। ये खबर मिलने के बाद आरोही को यकीन ही नहीं हुआ था कि उसका अद्विजय ऐसा भी कुछ कर सकता था। यहाँ तक कि तलाक होते ही अद्विजय कई रिच फैमिली की लड़कियों से शादी के लिए मिल रहा था। आरोही को यकीन ही नहीं हुआ कि अद्विजय इतना बदल सकता है, जिस वजह से अब आरोही को खुद से नफरत के साथ अद्विजय से भी नफरत हो रही थी। आरोही ने कोर्ट में बच्चों की कस्टडी के लिए केस तक कर दिया था और अभी उन दोनों का कस्टडी को लेकर केस ही चल रहा था, मगर दोनों को कोर्ट नहीं जाना पड़ता था। आरोही अब अद्विजय की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इस वक्त आरोही पेरिस में थी। विद्युत उसे पेरिस में लाया था। आरोही सब कुछ भुलाने के लिए पार्टीज में जाने लगी थी, लेकिन उसे हमेशा अद्विजय की याद आ जाती और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती। विद्युत ने आरोही के लिए कई फीमेल बॉडीगार्ड रखी हुई थी जो कि उसका ध्यान रखती थी, लेकिन इस समय विद्युत ने कहा था कि आरोही का कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है तो वह उसके साथ ऐसा होने दे, ताकि इस बहाने से ही आरोही का अबॉर्शन करा सके। आरोही इन दिनों एक शिप पर गई थी जहां विद्युत नहीं था। वह अपनी बिजनेस के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। सिटी ऑफ लव पेरिस, इवनिंग टाइम, शाम का सूरज समुद्र में समाता जा रहा है। उस शांत समुद्र में एक प्राइवेट क्रूज के ऊपर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, जिसकी वजह से उसके अंडरगारमेंट्स तक दिखाई दे रहे थे। लड़की ने जब चिलचिलाती धूप से बचने के लिए करवट ली तो उसे अपने नीचे सख्त सी चीजों से महसूस हुआ कि उसके नीचे कोई मुलायम बिस्तर नहीं बल्कि कोई सतह थी। आरोही ने खड़े होकर अपने कंधे तक सरक कर आ चुकी ड्रेस को खींचकर अपनी गोरी त्वचा को ढकने की कोशिश की। खड़े होते ही उसके पैर डगमगाने लगे क्योंकि समुद्र में तेज लहरें चलने लगी थी। आरोही खुद को संभालते हुए रेलिंग तक जा पहुंची और रेलिंग को पकड़कर उसने अपने एक हाथ से अपने सुनहरे बालों को पीछे किया। समुद्र को कुछ देर देखते हुए वो पीछे मुड़ी और उसने वहां काम करते हुए कुछ वेटर वेटरेस को देखा और चिल्लाकर पूछा, कौन मुझे यहाँ लाया है? वेटर और वेट्रेस कुछ देर के लिए रुके, मगर उन्होंने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने देखा कि वेटर और वेट्रेस सभी एक रूम की ओर जा रहे थे। आरोही को लगा कि उसे किडनैप करने वाला इंसान वही होगा जो उस रूम में होगा, तो वो वहां जाने लगी। वो स्टेयर्स से चलकर नीचे गई और एक रूम में जाकर उसने देखा कि वहां पर लड़कियों के कपड़े बिस्तर पर रखे थे और वहां कोई भी नहीं था। वेटर जो कि खाना लाकर एक टेबल पर रखे जा रहा था। वेटर के जाने के बाद जाते हुए वेटर ने इंग्लिश में कहा, सर ने कहा है कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमसे बेझिझक कुछ भी मांग सकती हैं। तो कौन है तुम्हारे सर और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वेटर ने आरोही की इस बात का जवाब नहीं दिया और वो वहां से जाने लगा। आरोही काफी गुस्से में थी। वो आगे गई और उसने वेटर की कॉलर को पकड़ लिया और सीधा उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वेटर ने अपना सर झुका लिया और कुछ भी नहीं कहा। वेटर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा वहां उसने एक आदमी को खड़े देखा जो कि सिगरेट पी रहा था। सिगरेट को मुंह से निकालकर उस आदमी ने नीचे उसे फेंका और साथ में उस वेटर की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। वेटर के जाने के बाद आरोही को उसके सामने खड़ा हुआ इंसान दिखाई दिया। इसे देखकर वो 2 कदम पीछे हो गई और भागने लगी। सामने खड़े आदमी ने बस 2 कदम आगे बढ़ाए और आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही के नाजुक से हाथ को पकड़कर उस आदमी ने उसे मुड़ने तक का मौका नहीं दिया और उसके दूसरे हाथ को भी पकड़कर उसने अपने हाथ से पॉकेट से एक हैंडकफ निकाली और आरोही के हाथ में उसे बांध दिया। आरोही ने जब महसूस किया कि उसके हाथों को बांधा गया है तो वो छूटने की कोशिश करने लगी और चिल्लाने लगी, मगर वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में घुटनों के बल नीचे गिर गई, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही उसके घुटनों में दर्द भी हुआ।
उसने अपना सिर नीचे किया तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी आरोही के सामने आया, उसने आरोही के बालों को पकड़ा और उसके सर को उठाकर कहा, क्या हुआ, मुझे देखना नहीं चाहती माय डियर एक्स वाइफ? तुम अब क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अब कुछ भी तो नहीं है हमारे बीच। जो तुम चाहते थे मैंने तुम्हें वो सब दे दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को भी तुम्हें सौंप दिया। आरोही ने गुस्से से अपने दांत चबाते हुए कहा। तभी अद्विजय नाम के शख्स ने आरोही के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, सही कहा, तुमने मुझे सब दे तो दिया, मगर क्या तुम्हें मेरी चीज किसी और के हवाले करने का हक है? तुम्हारी चीज? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी है? आई एम श्योर अगर वो अभी भी मेरे पास है तो मैं उसे तुम्हें जरूर दूंगी।